नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम लोगों का अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं, जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर पूरी डिटेल्स में आपको समझाया जाता है। और आप सबको पहले ही नोट्स मिल चुके हैं। जो भी क्लास ज्वाइन किए हैं उसको प्रॉपर नोट्स मिला हुआ है पहले से, और डेली क्लासेस तो मिल ही रहे हैं। वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन भी हम आपको उस ग्रुप में बताते रहते हैं। कोई भी वैकेंसी आप लोगों का मिस नहीं होगा। जैसे कि बीटीएससी की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आया, वो भी हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास में नहीं ज्वाइन हुए हैं, वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। इस नंबर पर 7050 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास ले सकते हैं, क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं और आपको डेली क्लासेज नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम है? यह है व्यावसायिक आयाम, या मानसिक आयाम, या आपका दिया है शैक्षणिक आयाम, या ऑल ऑफ दिस, या इनमें से सभी। तो ये सभी क्या है? मानसिक आयाम है। कह सकते हैं जैसे कि मानसिक कहते हैं, स्वास्थ्य का आयाम ही है। जैसे कि व्यावसायिक तरीके से भी उसका आयाम काउंट किए जाते हैं, मानसिक, शैक्षणिक, ये सब तो होते ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतों का गुण नहीं है? कह रहा है कि दिए गए जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन ऐसा है जो कि स्वास्थ्य संकेत का गुण नहीं है? जैसे कि पोषण हो गया, तो पोषण क्या स्वास्थ्य का संकेत है? कह रहा है कि स्वास्थ्य संकेत का गुण नहीं है पोषण। दूसरा दिया है विशिष्टता। तीसरा क्या दिया है? संवेदनशीलता। चौथा क्या है? विश्वसनीयता। तो संकेत, जो स्वास्थ्य के संकेतों का जो गुण होते हैं, वो पोषण उसका गुण नहीं होता है। ये सब उनका गुण है, लेकिन ये पोषण क्या है? उसका गुण में काउंट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवन प्रत्याशा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? उसको आपको खोजना है कि दिए गए जो 4 ऑप्शन है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर जो जीवन का प्रत्याशा जो होती है, उससे कौन से संबंधित सही है कथन और कौन सा गलत है। पहला है कि जीवन जो प्रत्याशा स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। दूसरा है जीवन प्रत्याशा जीवन की औसतन आयु दर पर दर होती है, या जीवन प्रत्याशा विकसित देशों के तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो ये ऑब्वियसली है कि जो विकसित देश है वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जीवन की जो प्रत्याशा है वो उसकी जो विकसित देशों में उसकी तुलनात्मक रूप से क्या होगी? कम तो होंगे ही। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रोग का कारक है। इनमें से कौन सा रोग का कारक है? जैसे कि इसमें दिया है अनुवांशिकता, जीवाणु, विषाणु, या सभी। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सभी क्या है? रोग का कारक है। अनुवांशिकता के कारण भी अगर आप देखते होंगे, बहुत सारा ऐसे भी रोग होते हैं जो माँ बाप के कारण बच्चों में भी आ जाता है। तो अनुवांशिकता भी रोग का कारक हो सकता है। जीवाणु से तो होता ही, बैक्टीरिया से तो होते ही हैं। वायरस से भी रोग का कारक होता है। बहुत सारा वायरस संबंधित रोग होते हैं जो कि वायरस से एक से दूसरे में फैलते हैं वायरस के जरिए। तो ये सब क्या है? रोग का कारक ही है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? तो अनुवांशिकता भी होंगे रोग का फैक्टर, और जीवाणु भी होंगे, और विषाणु भी होंगे। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो ये जननी सुरक्षा योजना आपको 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 2005 में जननी सुरक्षा योजना लाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो
जननी सुरक्षा योजना को लेकर और भी क्वेश्चन इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को क्वेश्चन मिल गया। तो जननी सुरक्षा योजना कब लाया गया था? तो 2005 में आया था, मतलब 2005 में शुरू किया गया था। अगला है कि निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का भाग नहीं है? जैसे क्या है? तापमान, शिक्षा, मृदा और वायु। तो भौतिक पर्यावरण का भाग इसमें से कौन है? तापमान तो होगा ही भौतिक पर्यावरण में, तो इसका भाग रहेगा ही। मृदा भी आएगा, वायु भी आएगा। शिक्षा भौतिक पर्यावरण का भाग नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन देखने से भी पता चल रहा है कि 3 तो मिलता जुलता है, एक का रिलेशन कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। अगला है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलता है ना, जो कि अभी बहुत सारे सरकार के द्वारा भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सब चलाया गया है। जैसे आयुष्मान कार्ड सब होता है, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा ही होते हैं। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब चलाया गया था? तो ये 2008 में चलाया गया था। कब? तो 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य संपादन किया जाता है? एक मिशन का नाम है, बहुत सारा। जैसे क्या अभी हाल ही में सुभद्रा योजना लाया गया था, लाडली बहना योजना आते हैं। इस तरीके से योजना कोई मिशन आते हैं। तो जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में ही स्वास्थ्य मिशन के एक जो तहत थे उसके तहत बहाली करना था। उसके बाद यदि हम और भी बहुत सारे मिशन लाया गया था। उसी तरीके से एक इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत एक कार्य को संपादित किया जाता था। तो वो कौन सा कार्य है, ये आपसे पूछते हैं। जैसे कि गर्भवती महिला का देखभाल करना, पोषण, टीकाकरण या शिक्षा। तो ये इंद्रधनुष जो मिशन इंद्रधनुष थे, इसके अंतर्गत टीकाकरण का कार्य किया जाता था। कौन सा कार्य? तो टीकाकरण का कार्य किया जाता है। मतलब कि इसके अंतर्गत टीकाकरण का जो भी कार्य होता है वो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामुदायिक नर्स, कम्युनिटी जो नर्स होते हैं उसको लेकर क्वेश्चन है कि सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कि इनमें से कौन सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र, तो यहाँ पर तो इसका कार्य क्षेत्र है ही। परिवार भी इसका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। विद्यालय भी आएंगे। आंदोलन जहाँ पर हो रहा है वो मतलब कि उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नर्स का सामुदायिक कार्य क्या है? अभी तो हम लोग देखें कि सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है। यहाँ पर है कि निम्न जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन नर्स के सामुदायिक कार्य है? मूल्यांकन, कोई चीज़ों का मूल्यांकन करना, ये तो उसके कार्य में आएगा ही। आकलन लगाना, ये भी जरूरी है। नियोजन करना, ये भी जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार का प्रक्रिया है? चरणबद्ध, उद्देश्य, वैज्ञानिक या सभी? तो ये नर्सिंग जो प्रक्रिया है वो इन तरीक़ों से ही निभाए जाते हैं। चरणबद्ध, उद्देश्यात्मक, वैज्ञानिक तरीके से। तो ये सब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस सब क्वेश्चन को तो आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है कि नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है। चरणबद्ध उद्देश्य से होते हैं, वैज्ञानिक तरीके से अपनाए जाते हैं। चरणबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नर्सिंग आकलन के अंतर्गत किए जाने वाला कार्य नहीं है। कह रहा है कि नर्सिंग आकलन के अंतर्गत
जो किया गया कार्य, दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा कार्य नहीं है? आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का संधारण या आंकड़ों का पुष्टिकरण। तो नर्सिंग आकलन के अंतर्गत जो कार्य नहीं किए जाते हैं वो क्या हो जाएगा? तो आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जाता, आंकड़ों का एकत्रित जरूर किया जाता है, आंकड़ों का संधारण भी किया जाता है, पुष्टिकरण भी किया जाता है, लेकिन उसका विश्लेषण नहीं किया जाता है। विश्लेषण करना नर्सिंग आकलन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, विश्लेषण अलग चीज़ हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा था कि कौन उसके आकलन के अंतर्गत, मतलब उसका आकलन का कार्य नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में शारीरिक परीक्षण की विधि नहीं है। सौदेबाजी करना, परीक्षण या परिश्रमण या अपरिश्रण करना। तो मतलब कि निम्न में कह रहा है कि शरीर का परीक्षण का विधि नहीं है, शारीरिक परीक्षण का। तो क्या हो जाएगा? तो शारीरिक परीक्षण का, सौदेबाजी करना उसका परीक्षण का विधि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या कह रहा है कि निम्न में से आकलन की प्रक्रिया का कौन सा घटक है? कोई चीज़ों का जो आकलन किया जाता है तो कह रहा है कि उसके आकलन की प्रक्रिया का घटक इसमें से, मतलब उसका फैक्टर कौन है? आंकड़ों का संधारण करना या आंकड़ों का क्या लिखित परीक्षण करना, आंकड़ों का विश्लेषण तो होगा नहीं, समस्या कथन भी नहीं होगा, तो आंकड़ों का संधारण करना अभी हम लोग देखे थे। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब कि आकलन की प्रक्रिया का घटक क्या है? आंकड़ों का संधारण करना भी उसी का एक घटक है। ठीक है, अगला है कि नर्सिंग योजना का सिद्धांत है। नर्सिंग योजना का क्या सिद्धांत है? स्पष्ट एवं लिखित, सतत, लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारण या सभी। तो नर्सिंग योजना का ये सभी कार्य है। क्या क्या? तो स्पष्ट एवं लिखित, स्पष्ट तरीके से एवं लिखित दोनों होते हैं, सतत भी, लक्षणों का अनुरूप निर्धारण भी, लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारण भी उसके नर्सिंग योजना का सिद्धांत होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नर्सिंग योजना निम्न में से किसके आवश्यकता के मॉडल पर आधारित है? कह रहा है कि नर्सिंग योजना निम्न में से किसके आवश्यकता के मॉडल पर आधारित है? पहला है ऑक्सफोर्ड, दूसरा है ये मतलब कि किसके नाम पूछ रहा है? जो वैज्ञानिक होते हैं उसका नाम पूछ रहा है कि नर्सिंग की जो योजना होते हैं किस मॉडल पर आधारित है? ऑक्सफोर्ड के मॉडल पर, या मेकावायर एवं पेज, या मॉसले, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने मॉसले का नाम बहुत बार सुने होंगे, केमिस्ट्री में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मॉसले के मॉडल पर आधारित है नर्सिंग योजना की जो भी आवश्यकता क्या है वो किस पे आधारित है? तो मॉसले के क्या पर? मॉडल पर आधारित है। अगला है तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कहिए या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए उपयुक्त सूत्र क्या है? फॉर्मूला उससे आपको पूछा जाएगा। जैसे क्या आपसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है? तो ये टेम्परेचर मापने की इकाई होती है, जैसे यूनिट है। जैसे आप कहते हैं ना कि इतना डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 98 डिग्री बुखार है। 98 डिग्री मतलब क्या? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस अगर 98 हो गया तो बहुत हो जाएगा। अगर सही जैसे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ ना तो वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर हुई। ठीक है, परम शून्य ताप केल्विन में मापा जाता है, ये हम लोग देखे थे। और पानी जैसे क्या फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वही पानी उबलता कितने पे है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक है, ये सब आपको बेसिक सी चीज़ें है, ये सब आपको टेम्परेचर को लेकर पता होनी चाहिए। और इसमें हम बात करें परम शून्य ताप, यदि हम बात करें तो वो केल्विन में मापा जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? तो 273 केल्विन। केल्विन भी टेम्परेचर मापने की इकाई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमने आपको एक बार बता रखे हैं, C/5 बराबर F-32/9। अब देखिए इस फॉर्मूला से कहाँ पर मैचिंग हो रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर किसमें आप देखिएगा, तो इस तरीके से या तो आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। ये सबके लिए मतलब कि मान्य है। क्या? C/5 इसी से बनाया गया है सारा ऑप्शन। C/5 बराबर F-32/9। देखिए डी नंबर फॉर्मूला उससे मैच कर रहा है। अगर इसको देखा जाए, अगर इसको क्या लिखा है, ये लिखा है कि F बराबर C/9/5 प्लस 32। अगर 32 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? F-32 हुआ बराबर क्या? C/9/5, यही ना। अगर 5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? F-32/9। C/ क्या हो जाएगा? 5। यही फॉर्मूला हम आपको बताए ना, सिंपल आप इसको याद रखिए। C/5 बराबर F-32/9। ठीक है, यही फॉर्मूला से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगर सेल्सियस का मान दिया है 40 डिग्री, तो यहाँ से फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट का मान दिया है तो वहाँ से आप सेल्सियस निकाल सकते हैं। ये एक टेम्परेचर निकालने की क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, और टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब टेम्परेचर मापने की क्या है? यूनिट है। जैसे क्या, आप कोई चीज़ दूरी को जैसे कि दूरी कितना किलोमीटर गए तो उसको आप किलोमीटर में मापते हैं। घर का लंबाई निकालना है, या आप अपना ड्रेस सिलवाते होंगे तो उसकी लंबाई निकालते होंगे फीट में, या इस तरीके से लेंथ में नापते होंगे ना। उसके बाद आप दूध या तेल वगैरह खरीदते हैं तो उसको लीटर में मापते हैं। तो उसी तरीके से टेम्परेचर को मापने की ये सब क्या होती है? एक इकाई है। अगला है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हमने बता रखे हैं आपको कि हृदय की दर को, जो धड़कन की जो दर होती है उसको मापा जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो कह रहा है कि स्टेथोस्कोप से ज्ञात किया जाता है बावेल साउंड, हृदय दर या तापमान। तापमान तो बिल्कुल नहीं होगा, हृदय दर मापा जाता है और उसे जो साउंड निकलता है वो वावेल साउंड ही होते हैं। इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि ए एंड बी दोनों सही है। तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है कि तापमापी में भरा रहता है। जो तापमापी होती है उसमें क्या चीज़ भरा रहता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो तापमापी जैसे ठोस, द्रव्य, हवा या पानी। तो तापमापी में द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? तो तापमापी में द्रव्य भरा रहता है। अगला है स्वस्थ आकलन से तात्पर्य है क्या? मूल्यांकन करना, आंकड़ों का एकत्रित करना, देखभाल करना, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य आकलन से तात्पर्य है क्या? अभी हम लोग देखे थे कि आंकड़ों को एकत्रित करना ही उसके मतलब कि आकलन स्वास्थ्य के आकलन के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन देख रहे थे अभी हम लोग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि स्वास्थ्य आकलन का तात्पर्य आंकड़ों को एकत्रित करने से है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक का क्वेश्चन कर लिए। बहुत सारा क्वेश्चन आज किए हैं, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस शारीरिक परीक्षण में आघात कर परीक्षण किया जाता है? आघात मतलब चोट पहुँचाकर उसमें आघात करके जो परीक्षण किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ये आपको दिया गया है 4 ऑप्शन। तो उसको प्रोसिक्यूशन बोला जाता है। प्रोसिक्यूशन बोले जाते हैं। क्या बोले जाता है? तो प्रोसिक्यूशन बोले जाते हैं।
और इससे आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं, तो अब आप लोग ज़्यादा वेट मत करिए, नहीं तो वैकेंसी आपको वेट करवा देगा, क्योंकि ज़्यादा समय तो आपको मिलेगा नहीं और उतने कम समय में आपको पूरी सिलेबस पूरा भी करना है, रिवाइज भी करना है। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से तो आप एग्ज़ाम में लिख नहीं दीजिएगा, जब तक आपका रिवीजन नहीं हुआ रहेगा ज़्यादा बार, तब तक आपको कन्फ्यूजन आता रहेगा कि इसका ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा। वो जो कन्फ्यूजन अभी आपको आ रहा होगा, तो वो कम पढ़ने से ही आते हैं, मतलब कि आपने कम बार रिवीजन किए होंगे इसलिए आते हैं। तो आपको ज़्यादा पूरी सिलेबस भी पूरा चाहिए, रिवीजन भी चाहिए एक बार, तब जाकर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे नंबर रहेंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाइएगा। और जो मेरिट लिस्ट तक पहुंचेंगे उसी का जॉब लगेगा। रिज़ल्ट तो बहुत सारे का होंगे, क्योंकि रिज़ल्ट अगर 2 गुना 3 गुना कितना 5 गुना 10 गुना इतना भी दे सकता है, लेकिन जो जॉब है वो तो उतने अभ्यर्थी के लगेंगे जितना सीट रहेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जितना हो सके उतना पढ़ने को ट्राई करिएगा। ठीक है।